Hello students, this is our next lecture and we are completing modern Indian history through MCQs. You will find the playlist on my channel, Polity MCQs and Polity PYQs की playlist already I have created. Now we are covering modern Indian history and let's start with the session. So first question है with reference to the sannyasi rebellion. ऑल्सो अगर आप देखोगे ना, इफ़ यू वॉच द लेसन्स इन ऑर्डर, अगर ऑर्डर में देखोगे तो मैं टॉपिक बेस्ड चल रही हूँ. जैसे ये अर्ली हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना, तो टाइमलाइन बेस्ड चलेंगे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. आई नो मैं क्वेश्चंस मार्क नहीं करती हूँ, बट ट्रस्ट मी वी विल कंप्लीट द इंटायर सिलेबस लाइक दिस ओनली. सो विद रेफरेंस टू द सन्यासी रिबेलियन, कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ट्रेडिशनल मूवमेंट ऑफ सन्यासीज एंड फकीर्स अंडर न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज was one of the reasons for the rebellion. Option number 2, the rebellion was effectively suppressed within a year due to the superior military power of the British East India Company. Option number 3, the ideological foundation of the rebellion was inspired by Anand Math, written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Options given are 2 and 3 only, 1 and 3 only, none of the above. ओके, सो बेसिकली देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि करेक्ट है, बिकॉज इसमें क्या लिखा है कि वन ऑफ द रीजंस यार, बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न होना, आई मीन ऑब्वियसली उस टाइम पर रेवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से लोग डिस्टर्ब्ड रहते थे, तो ये कोई रीज़न होना, कई रीजंस में से एक रीज़न होना, वेरी मच नेचुरल, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है. सो फर्स्ट तो वैसे भी करेक्ट है. एंड अगर आप लास्ट ऑप्शन देखो ना, आनंद मठ इस पर बेस्ड नहीं है ना. आनंद मठ जो बुक है ना, वो इससे इंस्पायर्ड नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है ना. तो थर्ड इनकरेक्ट हो जाता है, तो ये गया एंड 1 ओनली वुड बी द राइट आंसर. सी हमारा ना, जैसे 1763 to 1800 ये एक रिबेलियन हुआ था, सन्यासी फ़कीर रिबेलियन, ठीक है. इट वॉज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड ये आर्म्ड रेजिस्टेंस था. कोई आपसे पूछे, अनआर्म्ड नहीं था, इट वॉज एन आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. और कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है. ये एमर्ज हुआ क्योंकि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी वजह से इनका ट्रेडिशनल जो वे ऑफ लाइफ था वो डिस्टर्ब हो गया था. यहाँ पर जो सन्यासीज है ये हिंदू लोग थे एंड जो फ़कीर्स थे ये मुस्लिम लोग थे, ठीक है. एक्चुअली ये क्या करते थे, दे यूज़ टू रिलाई ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिम्स का फ्री मूवमेंट. बट कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे रेवेन्यू और टैक्सेशन पॉलिसीज़ लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनका जो ये फ्री मूवमेंट थे ना, रिलीजियस मूवमेंट्स, वो डिस्टर्ब हो गई, अफेक्ट हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई. उसके बाद जैसे 1717 में बंगाल फेमाइन आई थी. आई नो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया है. सो बंगाल फेमाइन ने भी क्या किया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को फर्दर बढ़ा दिया. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ वेरी मच करेक्ट कि जो हिंदू सन्यासीज थे और जो मुस्लिम फ़कीर्स थे, उनकी रिलीजियस जो मूवमेंट्स थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी ड्यू टू द रेवेन्यू पॉलिसीज़, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने ये रिबेलियन किया था. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. एक्चुअली क्या हुआ था कि रिबेलियन को विद इन ए ईयर सप्रेस नहीं किया गया था. सप्रेस तो ऑब्वियसली किया गया था, हर रिबेलियन को सप्रेस किया गया था, बट विद इन ए ईयर नहीं हुआ था. ये काफ़ी इंटरमिटेंटली बहुत लंबे टाइम तक चला था. जैसे मैंने बताया ना, 1763 से लेकर 1800 तक काफ़ी लंबे टाइम तक ये चला था. इसको विद इन ए ईयर सप्रेस नहीं किया गया था. बाकी थर्ड ऑप्शन अपना गलत है. आनंद मठ जो है ये वैसे तो 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखी थी,
बट इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इस मूवमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस था, बंगाल में हुआ था। सन्यासीज हिंदू होते थे, फ़कीर्स मुस्लिम होते थे। बंगाल फेमाइन जो आया था उसकी वजह से ये इंटेंसिफाई हो गया था। काफ़ी लंबे टाइम तक ये लगातार चलता रहा और इसको सप्रेस नहीं किया गया विद इन ए ईयर। 1882 का जो आनंद मठ है वो एक्चुअली उसने आइडियोलॉजिकल बेस, मतलब ये इसका कोई कोज नहीं था, मतलब इसने कोई इसका बेस एस्टेब्लिश नहीं किया था। वैसे इस रिबेलियन से इंस्पायर्ड ज़रूर था ये, मतलब ये बुक जो है ना आनंद मठ, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस सन्यासी फ़कीर रिबेलियन, बट ये काफ़ी बाद में आया था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फाउंडेशन थी ना मूवमेंट की वो इंस्पायर हुई थी बाय आनंद मठ, जबकि उल्टा हुआ था, आनंद मठ को इस रिबेलियन ने इंस्पायर किया था, ठीक है। इसकी वजह से आनंद मठ जो है वो बेसिकली लिखी गई थी इन 1882। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क सियार उल मुतखरिन विच डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पलासी वॉज रिटन बाई, मतलब ये कोई वर्क है ना, मुतखरिन, सियार उल मुतखरिन विच डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पलासी, ये किसने लिखी है? सलाबत जंग, कासिम खान, गुलाम हुसैन, राम मोहन रॉय। देखो काफ़ी टफ है, आई नो, इतना फैक्चुअल चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछती है, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। इट वॉज रिटन बाय गुलाम हुसैन, ठीक है। ये एक्चुअली पर्शियन राइटर थे एंड ये लेट 18th सेंचुरी में लिखी गई थी, लेट 18th सेंचुरी, और ये इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर करती है। जब 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, फिर मुग़ल एम्पायर का कैसे डिक्लाइन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे राइज में आई, ये सब चीज़ें इस बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। सो इट इज़ ए फेमस पर्शियन हिस्टोरिकल वर्क। इन लेट 18th सेंचुरी इट वॉज रिटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द संथाल रिबेलियन 1855 to 56, अभी हमने सन्यासी फ़कीर रिबेलियन पढ़ा था ना 1763 to 1800, ये उसके करीब, मतलब ऐसे मान लो एक साल के बाद था, 1855 to 56। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग लीडर्स: भैरव मुर्मू, फुलो मुर्मू, बुधो भगत, झानो मुर्मू। सो इनमें से कौन से लीडर्स एसोसिएटेड थे संथाल रिबेलियन के साथ? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल ऑफ द अबव। इसमें एक दो नाम तो शायद सभी ने सुने होंगे, है ना। मेन लीडर्स कौन कौन थे इसमें? अच्छा, इसमें अगर और कुछ नहीं भी पता है तो ये आपको पता है कि ये जो बुधो भगत थे ये एक्चुअली कोल अपराइजिंग से बिलोंग करते हैं। ही वॉज एसोसिएटेड विद कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन हुआ था 1831-32 में, संथाल से पहले हुआ था कोल, ठीक है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ना, ये तीनों जो मुर्मू नेम्स हैं, ये सारे इसके लीडर्स थे, ये सारे इसके लीडर्स थे। इसमें से जैसे एक तो सिद्धो कानू सुना होगा ना सभी ने, सिद्धो कानू, ठीक है, और चांद भैरव, इन सब के पीछे मुर्मू एज ए सरनेम आई मीन आप लगा सकते हो। सो ये सारे ही इसके लीडर्स थे, सिद्धो कानू, चांद भैरव। इसके अलावा कुछ विमेन लीडर्स भी थे, जैसे कि फुल्लो, ये एक विमेन लीडर का नाम है, और झानो, ये भी एक विमेन लीडर का नाम है, झानो मुर्मू, ठीक है। सो ये सारे संथाल रिबेलियन से एसोसिएटेड थे। इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज किया था, मतलब मेनली जमींदार्स को और मनी लैंडर्स को। ये एक ट्राइबल अपराइजिंग थी। संथाल एक परगना है, मतलब एक रीजन है जहाँ पर ये दिस बैटल टुक प्लेस, दिस अपराइजिंग टुक प्लेस, है ना। ये सारे इसके मेन लीडर्स थे। जो ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट ये अपराइजिंग हुई थी, है ना। बुधो भगत जो है ये कोल अपराइजिंग के मेंबर थे और ये संथाल अपराइजिंग से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। सो 1855-56 ये सारे मेल लीडर्स थे और ये दो जो थे ये फीमेल लीडर्स थे।
ठीक है, कहाँ पर हुआ था? संथाल परगना, संथाल रीजन है एक्चुअली झारखंड में, झारखंड और एडजॉइनिंग एरियाज को कवर करता है। ठीक है, इन्होंने ना एक नाम दिया था दिक्कू, ये भी याद रखना है आपको, इन लोगों ने अपर कास्ट को नाम दे दिया था दिक्कू, है ना। मनी लैंडर्स, जमींदार, अपर कास्ट, सभी को इन्होंने अपोज किया था। विद रेफरेंस टू इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, इनमें से कौन सी कमोडिटीज़, इंडिगो, ओपियम, सिल्क, इनमें से कौन सी कमोडिटीज़ इंडिया से वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century? Only one, only two, all of the above, none of the above. सो बेसिकली अर्ली 19th century में सभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन कौन सी एक्सपोर्ट करी जाती थी? सारी ही करी जाती थी। मेनली इंडिगो हो गया, इंडिगो का तो सभी ने पता है, इंडिगो रिवॉल्यूशन भी हुआ था। ओपियम भी एक्सपोर्ट किया जाता था, कॉटन भी, कॉटन तो यू नो वेरी वेल, सिल्क, कॉटन सिल्क। ठीक है, बाद में लेटर, ये तो था अर्ली 19th century में, सबसे पहले जब एक्सपोर्ट किया जाता था तो ये सारी मेन कमोडिटीज़ थी। बट लेटर ऑन जैसे इसमें जूट भी इंक्लूड कर दिया गया था, कुछ सारे फूड ग्रेन्स भी इंक्लूड कर दिए थे, ऑयल सीड्स भी इंक्लूड कर दिए थे, टी भी इंक्लूड कर दी थी, ये सब बाद में हुआ था। फिर 1850 में जब रेलवे एक्सपांशन स्टार्ट हुआ 1850 के बाद, तो ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा, कैश क्रॉप्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ी, कैश क्रॉप्स का जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज़ हुआ। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, है ना, 19th century के फर्स्ट हाफ मतलब 1801 से लेकर 1850 तक अगर हम बात करें तो इंडिगो, ओपियम, सिल्क, कॉटन, ये सब का ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। रेलवे नेटवर्क आने के बाद और सारी चीज़ कमोडिटीज़ में को इंक्लूड किया गया, जैसे कि जूट हो गया, फूड क्रॉप्स हो गई, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, तो उस केस में। सो यहाँ लिखा हुआ है अर्ली 19th century मेजर एक्सपोर्ट्स वर दिस एंड लेटर एक्सपोर्ट शिफ्ट, ये सब बाद में आया था। रेलवे एक्सपांशन 1850 के बाद स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग रिजेंटमेंट against the British East India Company's rule in India, what was the immediate cause of the Vellore Mutiny? 1806 की जो वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी उसका इमीडिएट कोज क्या था? ये एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है। ऑप्शंस हैं, फोर्सिंग इंडियन सेपोइज टू फाइट फॉर द ब्रिटिश कोज इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, डिसबैंडिंग ऑफ नेटिव आर्मी regiments by the East India Company, introduction of new military uniform regulations that violated the religious practices of Hindu and Muslim sepoys, introduction of greased cartridges in India suspected to be coated with animal fat. बताओ। इसमें पूछा है इमीडिएट कोज क्या था। सी 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी होती है एंड ये सेपोय रिवॉल्ट था, सेपोय रिवॉल्ट। जैसे 1857 की जो रिवॉल्यूशन है, 1857 की जो क्रांति है, रिवॉल्ट है, वो भी तो सेपोइज से शुरू हुआ था ना। सेपोइज मेन रीज़न थे बेसिकली, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में एग्रेशन बढ़ गया था, है ना, बहुत सारे कोजेस थे। सो 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी होती है जिसका इमीडिएट कोज था यूनिफॉर्म। न्यू मिलिट्री यूनिफॉर्म रेगुलेशंस ले आए थे कि मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म होगी वो कुछ पर्टिकुलर तरीके से होगी, जो कि हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ इंटरफेयर कर रही थी।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जो हिंदू सेपोइज होते थे उनको बोला गया कि आप कोई भी किसी भी तरीके का जैसे रिलीजियस मार्क्स यू कांट वियर, जैसे ओम हो गया तो यू कांट वियर समथिंग लाइक दैट, है ना। सिमिलरली मुस्लिम्स को शेव करने के लिए बोला गया, दे वर कंपेल्ड टू शेव देयर बियर्ड्स, है ना, जिसकी वजह से रिसेंटमेंट बढ़ा। अंडरस्टूड। तो इस रिवॉल्ट के दौरान वेल्लोर एक्चुअली एक फोर्ट है, आज के टाइम पर इट इज़ प्रेजेंट इन तमिलनाडु। सो ड्यूरिंग द रिवॉल्ट सिपोइस ने क्या किया, इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया एंड बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स को मार दिया, ठीक है। बट इस म्यूटिनी को बहुत जल्दी सप्रेस कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अंडरस्टूड। सो सी इज़ द राइट आंसर। अर्ली सिपॉय रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। न्यू जो मिलिट्री यूनिफॉर्म रेगुलेशंस आए थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हर्ट किया था, जैसे कि रिलीजियस मार्क्स पर बैन लगा दिया गया। मुस्लिम सिपॉइज वर फोर्स्ड टू शेव देयर बियर्ड्स। इन्होंने वेल्लोर फोर्ट को सीज कर दिया सिपॉइज ने एंड मैनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वर किल्ड। रिवॉल्ट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड एंड बहुत सारे सिपॉइज इसमें एग्जीक्यूट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 1858 द प्रिंसली स्टेट ऑफ अवध was restored to its native ruler Begum Hazrat Mahal. In November 1858, Queen Victoria of Britain issued a proclamation marking the end of the East India Company's rule in India. अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट बेस्ड है, यू हैव टू टेल मी कि क्या दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेन करती हैं। अब यहाँ पर तेरे से वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर वो आपको पता है तो ईज़िली आप इसका आंसर बता सकते हो। देखो, बेगम हज़रत महल, इसका नाम आपने कब सुना होगा? 1857 के रिवॉल्ट में। शी वॉज वन ऑफ द लीडर्स। बट ब्रिटिश ने अनेक्स किया था अवध को 1856 में। 1856 में बहुत पॉपुलर है ना अवध का एनेक्सेशन, तो बिकॉज अवध का एनेक्सेशन मिस गवर्नेंस के ग्राउंड पर हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर अवध का जो राजा था दैट वाज नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। सो मिस गवर्नेंस के बेसिस पर अवध को एनेक्स किया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पर नहीं किया गया था। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट ऑफ अवध था ना उसको रीस्टोर कर दिया गया था टू इट्स नेटिव रूलर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट वॉज नेवर रीस्टोर्ड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट वॉज नेवर रीस्टोर्ड टू द नेटिव रूल। इनफैक्ट म्यूटिनी शुरू ही 1857 में इसी वजह से हुई थी। बट इवन आफ्टर द रिवॉल्ट, मतलब ये एक कारण था, ये एक कारण था। सो इवन आफ्टर द रिवॉल्ट अवध वॉज नेवर गिवन बैक टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ अवध। बाकी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है तो अपना डी ऑप्शन बचता है, स्टेटमेंट 2 को करेक्ट होना पड़ेगा। सो नवंबर 1858 में यू नो कि क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था जिसमें ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड कर दिया था। एंड सारा जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया था डायरेक्टली। ये जो प्रोक्लेमेशन था इट वाज रेड बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसको रीड आउट किया था एट इलाहाबाद दरबार, इलाहाबाद दरबार, ठीक है। इसी प्रोक्लेमेशन के बाद बोला गया कि आगे फर्दर कोई भी एनेक्सेशन नहीं होगा, टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं होगा, ठीक है। और जो एडॉप्शन एंड सक्सेशन के राइट्स हैं वो गारंटी करे जाएंगे। और इसी प्रोक्लेमेशन के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया था। अंडरस्टूड। सो 2 इज़ करेक्ट बट 1 इज़ नॉट करेक्ट। सो बेगम हज़रत महल लेड रेजिस्टेंस आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का एनेक्सेशन के बाद शी वॉज द लीडर टू रेजिस्ट अगेंस्ट इट। एनेक्सेशन का जो ग्राउंड था मिस गवर्नमेंट था, इट वॉज नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट इन्होंने ज्वाइन किया। शी रिफ्यूज टू सरेंडर, शी टुक रिफ्यूजी इन नेपाल। अवध वॉज नेवर रिस्टोर्ड टू नेटिव रूल, ठीक है। जो एनेक्सेशन था अवध का 1856 में, इट वॉज डन बाय लॉर्ड डलहौजी, जस्टिफाइड ऑन द एलिज्ड
मिस रूल ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है. सो इट वॉज नॉट annexed अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स. Now talking about the Queen Victoria's proclamation 1858, it ended the East India Company rule. It was read by Lord Canning at the Allahabad Darbar, promised no further territorial expansion, adoption and succession के rights जो है वो promise किए गए, effectively abolished the doctrine of lapse. ठीक है. During the time of which Mughal emperor did the East India Company establish its first factory in India? यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब. इसके ऊपर तो कल परसों मैंने एक रील भी देखी थी. आई मीन देयर वाज दिस मीम जिसमें जहांगीर वाज सेइंग कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, सो मैंने उनको बेसिकली परमिशन दे दी. सो जहांगीर इज़ द राइट आंसर. ड्यूरिंग द मुग़ल एम्परर जहांगीर के जो टाइम पीरियड था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन परमिशन टू एस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत में इन 1613. मेनली ये लोग यहाँ पर स्पाइस ट्रेड के लिए आए थे बिकॉज स्पाइसेस वर कंसिडर्ड टू बी हाई वैल्यूड फूड इन यूरोप, क्योंकि आई मीन फॉर प्रिजर्विंग फूड. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेकिन कंपनी के जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे वो एक्सपांड हो गए एंड और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ में ट्रेड करना शुरू कर दिया इन्होंने, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, इंडिगो डाई एंड टी, ओपियम एट्सेट्रा. अंडरस्टूड. सो 1613 में सूरत में दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एंड ऑन द परमिशन ऑफ जहांगीर. In the context of colonial history of India, the amla denotes, amla कौन होते हैं? A servant employed by the British East India Company to supervise the trade of clothes. Option B, an officer assisting जमींदार्स in the collection of rent from the villages. ये मैंने अपना जो themes in Indian history है उसमें भी कवर करवाया है. A tenant farmer who cultivates the land owned by rich peasants. A merchant involved in long distance trade of goods. So which one should be the right answer? See, अमलाज ये ऑफिसर्स होते हैं who used to assist जमींदार्स in the collection of rent from the villages. विलेजेस से रेंट कलेक्शन में दे यूज टू असिस्ट जमींदार्स. अब इसमें देर आर सर्टेन नेम्स जैसे कि गोम्स ताज, ये इंडियन एजेंट्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. एक्टेड एज पेड सुपरवाइजर्स ऑफ वीवर्स, कलेक्टेड सप्लाईज एंड चेक्ड क्लॉथ क्वालिटी. ठीक है. उसके बाद अमलाज ये जमींदार्स को असिस्ट करते थे इन रेंट कलेक्शन एट द विलेज लेवल. फिर झोटेदास आते हैं जो कि रिच पेजेंट्स होते हैं, रिच पेजेंट्स और लैंड होल्डर्स नॉर्थ बंगाल में. लैंड कल्टिवेटेड बाय शेयर क्रॉपर्स, अधियार्स और बरगादार्स, है ना. मतलब ये लैंड है बेसिकली कल्टिवेटेड बाय शेयर क्रॉपर्स. झोटेदार्स बेसिकली रिच पेजेंट्स होते हैं, यही याद रखो बस. बंजाराज जो कि इधर से उधर घूमते रहते हैं ना, पेस्टोरलिज्म मतलब ट्रेड भी करते हैं और पेस्टोरल सोसाइटी पर पेस्टोरल लोग होते हैं. बनियाज ये मर्चेंट्स होते हैं. ठीक है, तो याद रह जाएगा. गोम्सथास जो है ना ये एजेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, मैंने बताया भी होगा आपको, ये इंटरमीडियरी की तरह काम करते थे, है ना. अमलाज ये जमींदार्स को असिस्ट करते थे रेवेन्यू कलेक्शन में. झोटेदार्स रिच पेजेंट्स होते थे. बंजाराज इधर से उधर घूमने वाले लोग. बनियाज ये मर्चेंट्स होते हैं. चलो, सो दिस इज़ ऑल. आई मीन we will continue in the next session remaining questions. All right everyone, bye, take care.